हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका मेरे इस YouTube चैनल में। मैं चिंटू कुमार स्वागत करता हूं आपका। तो चलिए देखते हैं हम लोग चैप्टर नंबर 2 सॉल्यूशन का सापेक्षित वाष्प दाब से संबंधित कुछ क्वेश्चन। सापेक्षित वाष्प दाब में अवनमन से संबंधित कुछ क्वेश्चन देखते हैं। पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे सापेक्षित वाष्प दाब और अवनमन क्या होते हैं, और उसी से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में 5 नंबर में पूछते हैं। कुछ क्वेश्चन है जो 2 नंबर में अभी आता रहता है, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी आता रहता है। तो उसी से संबंधित हम लोग क्वेश्चन को यहाँ पे दोहराते हैं। तो सापेक्षित वाष्प दाब में अवनमन को लेकर के फर्स्ट नियम यहाँ पर देखते हैं, राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम क्या होता है? राउल्ट्स लॉ। राउल्ट्स लॉ, राउल्ट का नियम क्या है? तो राउल्ट का नियम 2 तरह का नियम होता है। यहाँ पे एग्जाम में क्वेश्चन स्टूडेंट को फंसा देता है, या 2 तरह का नियम एग्जाम में पूछता है। एक बार क्वेश्चन पूछेगा एग्जाम में कि वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है, और एक बार क्वेश्चन पूछता है कि अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम क्या होता है। तो 2 तरह से बोर्ड क्वेश्चन यहाँ पे घुमा के पूछता है। डायरेक्टली आपको एग्जाम में नहीं पूछेगा कि राउल्ट का नियम क्या होते हैं, वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट के नियम क्या होते हैं, या अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम क्या होते हैं। तो राउल्ट्स का नियम वाष्पशील विलय के लिए, किसी विलयन में 2 घटक का कण डालते हैं हम, एक घटक का कण ए और एक घटक का कण बी। ए और बी विलयन में 2 घटक का कण है, 2 पार्टिकल हैं। तो पहले एक घटक के कण हम यहाँ पे चलते हैं। एक घटक का कण जो है इसका दाब लेते हैं पी ए, और इसका शुद्ध दाब लेते हैं Pa नॉट ए, और इस घटक का मोल अंश XA। और चलते उसके बाद बी घटक का, तो बी घटक का दाब होता है Pb, और बी घटक का शुद्ध दाब P नॉट बी, और इसका हो जाएगा मोल अंश XB। तो हम लोग को राउल्ट का नियम कहता है कि किसी विलयन का कुल दाब, जब किसी विलयन में 2 घटक है तो विलयन का कुल दाब क्या होगा? एक घटक के दाब प्लस बी घटक के दाब, दोनों के दाब को मिला देंगे तो हो जाएगा विलयन का कुल दाब। तो विलयन का कुल दाब, राउल्ट का नियम कहता है किसी विलयन का कुल दाब, एस कर देते हैं सॉल्यूशन, पी मेरे दाब, एस मेरे सॉल्यूशन यानी कि विलयन के दाब। तो राउल्ट का नियम कहता है वाष्पशील विलय के लिए, वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम कहता है कि किसी विलयन का कुल दाब उसी घटक के जिस घटक के हम लिखना होगा, तो हम अभी कोई घटक का नहीं लिख रहे हैं, पूरा विलयन का लिख रहे हैं। तो किसी विलयन का कुल वाष्प दाब विलयन के शुद्ध दाब तथा मोलंस के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। मोलंस के गुणनफल के बराबर होता है। मोलंस को बड़ा एक्स से डिनोट किया जाता है, तो यहाँ बड़ा एक्स कर देते हैं। तो राउल्ट का नियम वाष्पशील विलय के लिए कहता है कि विलयन का कुल वाष्प दाब उसी घटक के शुद्ध दाब तथा मोलंस के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है, जिसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं। अब यहाँ पर इस विलयन में हम 2 घटक डाले हैं, एक ए घटक और एक बी घटक। तो ए घटक का दाब हो गया Pa, और बी ए घटक का शुद्ध दाब हो गया Pa नॉट ए, और इसका मोलंस हो गया XA। और बी घटक का दाब है Pb, और इसका शुद्ध घटक का दाब हो गया Pa नॉट बी, और इसका मोलंस हो गया XB। अब इस प्रोसेस को आगे हमको ले जाना होगा, क्योंकि ये क्वेश्चन 5 नंबर में आएगा कि वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम लिखे तथा इसको व्याख्या करें। जब 2 नंबर में क्वेश्चन आएगा तो बस केवल इसके नियम को लिखेंगे कि राउल्ट के नियम के अनुसार विलयन का कुल वाष्प दाब शुद्ध घटक के वाष्प दाब तथा मोलंस के गुणनफल के बराबर होता है। इसे हम राउल्ट का नियम कहते हैं, वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम कहते हैं। तो इतना हम लोग को 2 नंबर के लिए क्वेश्चन होगा, लेकिन जब ये 5 नंबर में आएगा तो इसको हम लोग को एक्सप्लेन करके, व्याख्या करके बड़ा ले जाना पड़ेगा। हम लोग को इसका राउल्ट नियम का समीकरण दिखाएंगे जो सीधी रेखा समीकरण को दिखाता है। तो 5 नंबर लेने के लिए इस क्वेश्चन को हम यहां से अब आगे बढ़ा लेंगे। तो पहले 2 नंबर के लिए आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया कि जो विलयन का कुल वाष्प दाब होता है शुद्ध घटक का वाष्प दाब इंटू मोलंस के गुणनफल के क्या होता है? बराबर होता है। उसे ही हम लोग वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम कहते हैं। जब इस विलयन में 2 घटक के कण डाले हैं तो यहाँ पे एक घटक का कण हो गया Pa नॉट, पहले Pa, और एक घटक का शुद्ध दाब हो गया Pa नॉट ए, और मोलंस हो गया XA। जबकि बी घटक का दाब है Pb, और शुद्ध दाब हो गया Pa नॉट बी, और इसका मोलंस हो गया XB। तो अब एक घटक के चलते हैं, एक घटक के लिए। अब
ए घटक के लिए तो ए घटक के लिए हम लोग को दाब क्या हो जाएगा, पीए बराबर, तो जिस घटक का दाब लिख रहे हैं उसी घटक का क्या लिखेंगे हम लोग, शुद्ध दाब। तो ए घटक का दाब पीए, तो इसका शुद्ध दाब क्या है, पीए नॉट ए, इसका मोलंस क्या है, 1 से। तो ए घटक के लिए राउल्ट का नियम हो जाएगा पीए नॉट ए इंटू 1 से, जबकि बी घटक के लिए पुनः बी घटक के लिए हम लोग को दाब क्या हो जाएगा, राउल्ट के नियम के अनुसार पीबी बराबर, बी घटक का दाब क्या माने हैं, पीबी माने हैं, तो पीबी बराबर बी घटक का शुद्ध दाब हम लोग का पीए नॉट बी है, तो कर देंगे पीए नॉट बी इंटू इसका मोलंस क्या माने हैं, एक्स बी, तो हो जाएगा हम लोग का एक्स बी। तो इस बिलियन का कुल दाब क्या होगा, जबकि यहाँ पे राउल्ट का नियम कहता है कि बिलियन का कुल वाष्प दाब। तो जब बिलियन में हम 2 घटक के कण माने हैं तो बिलियन का कुल दाब होगा ए घटक के दाब प्लस बी घटक के दाब, इसलिए बिलियन का कुल दाब, बिलियन के कुल दाब बराबर बिलियन के कुल दाब पी टोटल, तो पीए प्लस पीवी, पीए प्लस क्या होगा, पीवी, यानी कि ए घटक के दाब प्लस बी घटक के दाब को यदि हम जोड़ देते हैं तो बिलियन का कुल दाब हम लोग को आ जाएगा। तो जब बिलियन के कुल दाब हम यहाँ पे जोड़ दिए तो ए घटक का दाब हम निकाल के लेके आए हैं राउल्ट के नियम के अनुसार कि जिस घटक का दाब निकालना होता है, राउल्ट का नियम कहता है उसी घटक का शुद्ध वाष्प दाब तथा मोलंस के गुणनफल के क्या होता है, बराबर होता है। तो जब बी घटक के दाब निकालेंगे तो बी घटक का शुद्ध वाष्प दाब क्या है, पीए नॉट बी इंटू इसका मोलंस क्या है, एक्स बी, तो हो जाएगा पीए नॉट बी इंटू एक्स बी। हम लोग का बी घटक का दाब हो गया। जब कुल दाब बिलियन के दोनों घटक के दाब को हम जोड़ देते हैं तो आ जाएगा बिलियन का कुल वाष्प दाब। तो अब यहां से हम चलते हैं, बिलियन का कुल वाष्प दाब आ गया, तो दोनों बिलियनों का दाब हम राउल्ट के नियम से निकाल के यहाँ पे रखे हैं। तो अब इसको आगे बढ़ा देते हैं, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि कुल मोल अंश क्या होता है, कुल मोल अंश के योग हम लोग का 1 के बराबर होता है। तो उस मोल अंश के सहारे इसको आगे बढ़ा देते, इस टॉपिक को हम लोग का राउल्ट नियम का समीकरण आ जाएगा, तो वहां से हम लोग आसानी से 5 नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो कोई ज्यादा बड़ा टॉपिक भी नहीं है, बहुत सिंपल सा है टॉपिक है, आसान टॉपिक है। तो चलिए इसको थोड़ा सा आगे और लेते हैं। तो बिलियन का कुल दाब पीएस बराबर हो गया ए घटक के दाब, यानी कि पीए प्लस बी घटक के दाब हो गया पीबी। ए घटक के दाब हम लोग क्या लाए थे, ए घटक के दाब था कि जिस घटक का दाब निकालना है उसी घटक का शुद्ध दाब। तो इस घटक का शुद्ध दाब है पीए नॉट ए, तो हो जाएगा पीए नॉट ए, ठीक है। ये हम लोग का बिलियन था और इसका दाब था शुद्ध घटक के दाब पीए नॉट ए इंटू मोलन से हम लोग का 1 से, प्लस बी घटक का शुद्ध दाब है पी नॉट बी, इसका मोलंस है एक्स बी, इसका मोलंस क्या हो गया, एक्स बी। तो हम लोग का इधर या के साइन देते रहिए। तो बिलियन के कुल दाब बराबर हो जाएगा पीए नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पीए नॉट ए बी इंटू एक्स बी। अब एक्स ए और एक्स बी क्या है, यह दोनों बिलियन के या दोनों घटकों का मोल अंश है, या दोनों बिलियनों के विलय के घटक के कण का क्या है, मोल अंश है। चूंकि हम लोग जानते हैं यानी कि सिंस वी नो दैट चूंकि हम जानते हैं कि कुल मोल अंश यानी कि दो गो घटक के कण है, एक्स ए प्लस एक्स बी, तो कुल मोल अंश का योग क्या हो जाएगा, एक। कुल मोल अंश का योग क्या होता है, 1 होता है। जब कुल मोल अंश का योग 1 होता है तो यहाँ पे चाहे तो आप एक घटक का मान ला दीजिए या बी घटक का मान ला दीजिए। हम यहाँ पे बी घटक का मान ले लेते हैं, कोई ही घटक से समीकरण निकाल सकते हैं, ए घटक से भी बी घटक से भी। तो एक्स बी बराबर हो जाएगा एक्स 1 माइनस एक्स ए। अब इसको इक्वेशन नंबर 1 कर लेते हैं। अब इस इक्वेशन नंबर 1 में यहाँ एक्स बी के जगह पर क्या करेंगे, 1 माइनस एक्स ए रख वैल्यू को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। आखिर इस तरह से क्यों किया जा रहा है, हम लोग को क्या लाना है, सरल रेखा समीकरण लेना है, राउल्ट नियम के समीकरण को ला देना है। यहाँ पे दोबारा ला दिए इक्वेशन 1 को समीकरण नंबर 1 से। तो 1 से क्या हो जाएगा,
बिलियन का कुल दाब बराबर पी ए नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी ए नॉट बी इंटू एक्स बी की जगह पर रख सकते हैं 1 माइनस क्या रख सकते हैं, एक्स ए रख सकते हैं, 1 माइनस एक्स ए। बस इस समीकरण को आगे बढ़ाइए, पी ए नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस इसको गुना कर लेते हैं पी ए नॉट बी, और 1 में गुना कर देगा पी ए नॉट बी होगा, और माइनस हो जाएगा पी ए नॉट बी इंटू एक्स ए। इस पी ए नॉट बी से एक बार एक में गुना कर लीजिए, तब पी ए नॉट बी, एक बार एक्स ए में गुना कर लीजिए, एक बार इसमें गुना कर लीजिए, एक बार एक्स ए में गुना कर लीजिए, तो क्या हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, पी ए नॉट बी के पी ए नॉट बी है, इसको इसमें गुना किया तो पी ए नॉट क्या हो जाएगा एक्स ए। तो यहाँ पे हम लोग को आ गया पी ए नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी ए नॉट बी माइनस पी ए नॉट बी इंटू एक्स ए। अब ये दोनों वाला प्लस, अब इस टॉपिक को और इसको एक जगह पर लाके करते हैं, इसको इधर कर लेते हैं, तो हो जाएगा पी ए नॉट, सजा लीजिए इसको, पी ए नॉट ए इंटू एक्स ए माइनस पी ए नॉट बी इंटू एक्स ए प्लस पी ए नॉट बी। अब यहां पे देख रहे हैं इसमें कि एक्स ए और एक्स ए क्या है, दोनों कॉमन चीज दिख रहा है इतना दूर। अब इसको कॉमन दिख रहा है तो इसको कॉमन निकाल लीजिए, इसको कॉमन ले लेते हैं, तो पी एस बराबर हो जाएगा, एक्स ए कॉमन ले लेते हैं यहां पे हम, तो एक्स ए इंटू पी ए नॉट ए माइनस पी ए नॉट बी प्लस पी ए नॉट क्या है, बी है, पी ए नॉट क्या हो गया, बी हो गया। अब इसको देखने से हम लोग को अभी पता चल रहा है कि यह हम लोग को समीकरण एक दिखा रहा है, यह हम लोग वो समीकरण को शो कर रहा है। अगर इसको हम कर ले y, इसको कर ले अगर m, इसको कर दे x, या प्लस हो जाएगा c, y बराबर mx प्लस c, यह हम लोग का समीकरण आ गया, एक सीधी रेखा समीकरण का। यही समीकरण हम लोग का राउल्स लॉ का समीकरण है जो सीधी रेखा समीकरण को दिखाता है। अब इतना तक लाएंगे हम लोग को, तब जाके 5 नंबर हम लोग को मिलेंगे। तो आप लोगों को यह टॉपिक बुझाया होगा। राउल्स नियम का समीकरण बहुत सिंपल सा समीकरण है, कुछ भी नहीं करना है आपको। किसी बिलियन में 2 घटक ले लेना है, ए और बी। ए घटक का दाब ले लेंगे, शुद्ध घटक उसका शुद्ध दाब, उसका मोलस कर लेंगे। फिर बी घटक का दाब लेंगे, उसका शुद्ध दाब, उसका मोलस ले लेंगे। तो राउल्ट का नियम कहता है कि जिस घटक का दाब निकालना हो उसी घटक का शुद्ध दाब तथा मोलस के क्या होता है, गुणनफल के बराबर होता है। दोनों घटक के दाब को जोड़ लेंगे तो बिलियन का कुल दाब आ जाएगा। हाँ, जब कुल दाब आ जाएगा तो हम लोग जानते हैं कि कुल मोलस का योग क्या होता है, 1 होता है। तो एक्स ए प्लस एक्स बी बराबर 1 कर लेंगे। 1 करने के बाद वहां पे वैल्यू को बस चाहे एक्स ए के वैल्यू ले लें चाहे एक्स बी के वैल्यू ले लें, दोनों में से कोई का वैल्यू लेकर के सरल रेखा समीकरण को ला देंगे। अब यहाँ पे लाने के बाद यह हम लोग को सीधे रेखा समीकरण को दिखाता है, इसको ग्राफ के रूप में हम लोग भी शो कर सकते हैं। y अक्ष, x अक्ष, ये हम लोग को ढाल हो जाएगा। तो कह लीजिए हम लोग को बेलियन का दाब यह हो जाएगा हम लोग को x mx, यानी कि x इंटू पी ए नॉट ए माइनस पी ए नॉट बी, यहाँ पे ढाल लिखा दीजिए पी ए नॉट बी। एक्स ये हम लोग को ढाल है पी ए नॉट ए माइनस पी ए नॉट बी। तो इस तरह से हम लोग को यहाँ पे सरल रेखा समीकरण प्राप्त होता है। तो हम लोग का है बिलियन के राउल्ट्स नियम का समीकरण। अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि राउल्ट्स नियम जो होता है 2 प्रकार का होता है। जो राउल्ट्स नियम होता है वो 2 प्रकार का होता है। राउल्ट्स लॉ यह 2 प्रकार का होता है। पहला होता है आदर्श विलियन, दूसरा होता है अनादर्श विलियन। आदर्श विलियन पहले देखते हैं। आदर्श विलियन, आदर्श विलियन किसे कहते हैं? आइडियल सॉल्यूशन। बहुत सिंपल सा टॉपिक है आइडियल सॉल्यूशन। आदर्श विलियन क्या है? तो वैसे विलियन को आदर्श विलियन कहा जाता है, वैसे विलियन को आदर्श विलियन कहा जाता है जो दिए गए ताप पर तथा सांद्रण पर राउल्ट के सभी नियमों को पालन करता है। जो दिए गए ताप पर तथा सांद्रण पर राउल्ट के सभी नियमों को पालन करता है।
तो यहाँ पे देख लेते हैं आदर्श विलयन के लिए विलयन का कुल वाष्प दाब जो होगा आदर्श विलयन में वह शुद्ध घटक का दाब और मोलंस के गुणनफल के बराबर होता है। विलयन का जो कुल दाब होगा शुद्ध घटक का दाब मोलंस के गुणनफल के बराबर होता है। हम लोग को राउल्ट का नियम कहता है। तो आदर्श विलयन कहता है आदर्श विलयन वह विलयन होता है जो राउल्ट के सभी नियमों को पालन करता है। यानी कि पालन करने का मतलब जो एक घटक का दाब होगा यह भी शुद्ध घटक के दाब और मोलंस के गुणनफल के बराबर होगा और जो बी घटक के दाब होगा वह भी शुद्ध घटक के दाब और मोलंस के क्या होगा गुणनफल के बराबर होगा। तो इसी को हम लोग बोलते हैं आदर्श विलयन जो राउल्ट के नियम को पालन करे शो करे जो सभी ताप पर और दाब पर और सभी सांद्रण पर। जब सभी ताप और दाब सांद्रण पर राउल्ट नियम को पालन करता है तो इसे आदर्श विलयन कहते हैं। तो आदर्श विलयन के लिए ऊष्मा परिवर्तन ताप परिवर्तन और सांद्रण परिवर्तन का मान जो होता है वह हम लोग का शून्य के बराबर प्राप्त होता है, जीरो के बराबर प्राप्त होता है। क्यों प्राप्त होता है? क्योंकि दोनों विलयनों का परिमाण जो होता है बराबर होता है। आएगा क्वेश्चन यहां से देता है कि आदर्श विलयन के लिए ऊष्मा परिवर्तन ताप परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आदर्श विलयन के लिए ऊष्मा परिवर्तन ताप परिवर्तन और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पे दो विलयन हो गया, एक फर्स्ट सॉल्यूशन, ये हो गया हम लोग का सेकंड सॉल्यूशन। तो फर्स्ट सॉल्यूशन में हो गया हम लोग का पहले ताप परिवर्तन कर देते हैं डेल्टा T1 डेल्टा H1 ऊष्मा परिवर्तन डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन। ये में हो जाएगा दूसरे विलयन के लिए हो जाएगा ताप परिवर्तन डेल्टा T2 और ऊष्मा परिवर्तन हो जाएगा डेल्टा H2 और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन हो जाएगा डेल्टा U2। तो जो दोनों के परिमाण जो होता है बराबर होता है। यहाँ पे जो डेल्टा T1 जो प्रथम विलयन का ताप है वो सेकंड विलयन के क्या होगा ताप के परिवर्तन के वैल्यू के बराबर होगा और उसी प्रकार ऊष्मा परिवर्तन के जो वैल्यू होगा दोनों का बराबर होगा। आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का जो वैल्यू होगा आपस में क्या होगा बराबर होगा और बराबर होने के कारण ही यह हम लोग को जो इसका ताप परिवर्तन ऊष्मा परिवर्तन आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का जो वैल्यू होगा वह शून्य के क्या होगा बराबर होगा। यानी कि प्रथम विलयन के ताप दूसरे विलयन के ताप के बराबर है। तो जब यहाँ पे क्या करेंगे यहाँ पे T1 माइनस T2 यानी कि बराबर क्या कर लेंगे 0 यानी कि डेल्टा हो जाएगा डेल्टा T बराबर यानी कि विलयन के जब कुल ताप जो होगा वो दोनों तापों के परिवर्तन के शून्य के बराबर होता है। क्यों? क्योंकि दोनों का परिमाण जो होता है बराबर होता है। उसी प्रकार हो जाएगा डेल्टा H बराबर हो जाएगा H1 माइनस H2 बराबर 0। उसी प्रकार हो जाएगा डेल्टा U बराबर हो जाएगा U1 माइनस U2 बराबर 0। तो हम लोग का आदर्श विलयन होता है। जबकि अनादर्श विलयन में क्या होता है तो अनादर्श विलयन दूसरा टॉपिक राउल्ट नियम का दूसरा प्रकार होता है अनादर्श विलयन। अनादर्श विलयन नॉन आइडियल सॉल्यूशन अनादर्श विलयन तो यह दिए गए ताप पर तथा दाब पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। जब राउल्ट का नियम पालन नहीं करेगा तो इसे अनादर्श विलयन कहते हैं। यानी कि राउल्ट का नियम क्या होता है राउल्ट का नियम होता है कि विलयन का जो दाब होता है शुद्ध घटक के दाब तथा मोलंस के गुणनफल के बराबर होता है। जब किसी विलयन में दो घटक के कण लिए हैं तो एक घटक के जो दाब होगा वह शुद्ध घटक के दाब और मोलंस के गुणनफल के बराबर यह प्राप्त नहीं होगा। उसी प्रकार बी घटक के जो दाब होगा वह भी शुद्ध घटक के दाब और मोलंस के गुणनफल के बराबर प्राप्त नहीं होगा। तो इसी को अनादर्श विलयन कहते हैं जो राउल्ट नियम को पालन नहीं करता यानी कि अचर ताप तथा दाब पर राउल्ट नियम को जो शो नहीं करे पालन नहीं करे नहीं दिखाए तो उसे क्या कहेंगे अनादर्श विलयन कहते हैं। तो अनादर्श विलयन के लिए जो ताप परिवर्तन होगा ऊष्मा परिवर्तन होगा आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन होगा शून्य के बराबर वो भी प्राप्त नहीं होगा क्योंकि उसका परिमाण क्या होगा आपस में बराबर नहीं होंगे। तो यहाँ पे क्या होगा डेल्टा T ताप परिवर्तन डेल्टा H ऊष्मा परिवर्तन डेल्टा U आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन यह सब शून्य के बराबर प्राप्त नहीं होते हैं।
इसे हम अनादर्श विलयन बोलते हैं। तो एक लाइन में आप परिभाषा बता सकते हैं इसका। आदर्श विलयन क्या है? जो सभी ताप एवं दाब पर राउल्ट नियम को पालन करे तो वह हो जाएंगे हम लोग को आदर्श विलयन। और आदर्श विलयन के लिए ताप परिवर्तन और ऊष्मा परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन आदर्श विलयन के लिए 0 के बराबर होता है, जबकि अनादर्श के लिए नहीं होता है। क्यों? क्योंकि अनादर्श के लिए दोनों विलयनों का परिमाण बराबर नहीं होता है। ऊष्मा परिवर्तन, ताप परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का परिमाण बराबर नहीं होता है, जबकि आदर्श विलयन के लिए क्या होता है? होता है। जब पालन करेगा राउल्ट नियम को तो बोलेंगे कि आदर्श विलयन है, और जब पालन नहीं करेगा, यानी कि कहने का मतलब है कि विलयन का कुल वाष्प दाब जो होगा, विलयन का कुल वाष्प दाब जो होगा वो सभी ताप और दाब पर और आंतरिक ऊर्जा सभी ताप और दाब पर पालन नहीं करेगा, राउल्ट के नियम का पालन नहीं करेगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे? अनादर्श विलयन कहते हैं। अब अनादर्श विलयन भी 2 प्रकार का होता है। एक होता है धनात्मक विचलन का अनादर्श विलयन, एक होता है ऋणात्मक विचलन का अनादर्श विलयन। अब चलते हैं अनादर्श विलयन में। तो अनादर्श विलयन 2 प्रकार के होते हैं। एक होता है धनात्मक विचलन के अनादर्श विलयन, जिसे बोलते हैं इंग्लिश में हम लोग पॉजिटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। एक होता है हम लोगों का, दूसरा होता है इसका ऋणात्मक विचलन का अनादर्श विलयन, जिसे बोलते हैं नेगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो धनात्मक विचलन का अनादर्श विलयन क्या है? अब फर्स्ट टाइप को पहले हम लोग देख लेते हैं, तब चलते हैं ऋणात्मक विचलन का अनादर्श विलयन, नेगेटिव डेविएशन ऑफ नॉन आइडियल सॉल्यूशन। तो पहले धनात्मक विचलन। तो धनात्मक विचलन में विलयन का कुल वाष्प दाब जो होगा वह अधिक प्राप्त होगा इसके शुद्ध घटक के दाब और मोलंस के गुणनफल के। इसी प्रकार विलयन में ए घटक के लिए, जब विलयन में 2 घटक हम प्रयोग किए हैं, ए और बी घटक, तो जो ए घटक के लिए दाब हो जाएगा वो भी अधिक होगा इसके शुद्ध घटक तथा मोलंस के गुणनफल के, इसी घटक के मोलंस के गुणनफल के। उसी प्रकार बी घटक के लिए हो जाएगा पीवी बराबर यानी कि इसी प्रकार बी घटक के लिए हो जाएगा, यानी कि बी घटक का जो दाब होगा ये भी अधिक होगा इसके शुद्ध घटक के दाब तथा मोलंस के गुणनफल के। अब यहाँ पे धनात्मक विचलन का अनादर्श विलयन है। तो धनात्मक है तो बोल दिए कि विलयन का कुल वाष्प दाब अधिक होता है शुद्ध घटक के दाब तथा मोलस के गुणनफल के लिए। जब विलयन में 2 घटक है, ए और बी 2 घटक है, तो ए घटक के दाब भी क्या होगा? इसके शुद्ध घटक के दाब मोलस के गुणनफल के अधिक होगा, और जो बी घटक के दाब होगा वो भी इसके शुद्ध घटक के दाब मोलस के गुणनफल के अधिक प्राप्त होगा। अब यहां से 1 नंबर के और क्वेश्चन पूछ सकता है, हम लोग का बोर्ड पूछ सकता है 1 नंबर का और क्वेश्चन यहां से दे देगा कि धनात्मक विचलन के लिए ऊष्मा परिवर्तन, ताप परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हम लोग को धनात्मक विचलन के लिए ऊष्मा परिवर्तन, ताप परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन का मान भी क्या होगा? 0 से अधिक प्राप्त होगा। ऊष्मा परिवर्तन बोले तो डेल्टा एच, ताप परिवर्तन बोले तो डेल्टा टी, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन बोले तो डेल्टा यू, ये भी हम लोग को क्या होगा? 0 से अधिक प्राप्त होगा। अब चलते हैं हम लोग, दूसरा टॉपिक है ऋणात्मक विचलन के लिए अनादर्श विलयन। तो ऋणात्मक विचलन के लिए विलयन का जो कुल वाष्प दाब होगा वह कम प्राप्त होगा इसके शुद्ध घटक के दाब और मोलंस के गुणनफल के। जब विलयन में 2 घटक के कण है, जब विलयन में 2 घटक के कण है, ए और बी है, तो ए घटक का दाब भी क्या होगा? कम होगा इसके शुद्ध घटक के दाब और मोलंस के गुणनफल के। और बी घटक का दाब भी क्या होगा? कम होगा इसके शुद्ध घटक के दाब और मोलंस के गुणनफल के। तो यहां से भी क्वेश्चन उठा देगा कि ऋणात्मक विचलन के अनादर्श विलयन के लिए ऊष्मा परिवर्तन, ताप परिवर्तन, आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन के मान पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो ये क्या होंगे? 0 से कम होंगे। यहाँ पे 0 से अधिक थे धनात्मक में, लेकिन ऋणात्मक में क्या होगा? ऊष्मा परिवर्तन,
ऋणात्मक में हम लोग हो जाएगा उष्मा परिवर्तन डेल्टा एच, ताप परिवर्तन डेल्टा टी, और आंतरिक ऊर्जा परिवर्तन डेल्टा यू। यह शून्य से क्या हो जाएगा, कम। यह शून्य से हम लोग का कम प्राप्त होगा। वाष्पशील विलय के लिए राउल्ट नियम से संबंधित सभी क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गए होंगे, और एक दो बार और भी देख लीजिएगा और अच्छे से समझ में आ जाएंगे। और अवाष्पशील विलय के लिए राउल्ट का नियम नेक्स्ट अगले वीडियो में आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो चलिए ठीक है, थैंक यू सो मच।